बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ईद वाले दिन मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ एक्टिविटी होती है और लोगों के पास काम ही कोई नहीं होता। आज हुआ ये कि मैं अपने दिन भर के कामों में मसरूफ़ रहा और शाम को कुछ वक्त मिला तो मैं अपनी टेबल पे आके बैठा, तो मैंने अपनी मुख्तलिफ़ डायरियों को देखना शुरू किया। आपने कभी डायरी लिखी है? दुनिया में दो काम बहुत शानदार हैं, अपनी डायरी लिखना और छुप के दूसरों की डायरी पढ़ना। हमने अपने बचपन में ये काम शुरू किया जब हमारे अब्बा, चूँकि वो ख़ुद डायरी लिखते थे तो वो हमें भी उकसाते थे कि अपनी डायरी लिखो। तब तो बहुत इल्म नहीं होता था कि डायरी लिखने का क्या फ़ायदा, लेकिन डायरी ने एक एक्सप्रेशन दे दिया, यानी लिखना आ गया। जो थॉट, कभी किसी से लड़ाई हुई, बहन भाई से कोई मसला हुआ, कोई लतीफ़ा समझ आया, कोई बात, तो उसमें लिख लेते थे। मुझे याद है मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, कॉलेज पहुंचा, तो मैंने नया नया इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, इस्लाम कबूल किया, तो मुझे एक लफ्ज़ समझ आया, तागूत। तो अब चूँकि जब आप नए नए नौ-मुस्लिम होते हैं तो अभी पूरी समझ नहीं होती, तो मैंने उसमें लिखा कि मेरे घर में 7 तागूत हैं। अच्छा, जो जो रोकता था, जो जो उस काम को पढ़ने से और उस तरफ जाने से, जमीयत के कामों से, मुझे लगता था सारे ही तागूत हैं। वो तो बाद में कई बरसों के बाद जब मैंने वो पढ़ा तो उन सातों की तफसील थी, ज़ाहिर उसमें बहन भाई सारे शामिल थे। ओके, हुआ ये कि आज की डायरियाँ पढ़ते पढ़ते मैं चूँकि डायरी बहुत बाकायदगी से, एक तो जब मेरे क्लाइंट आते हैं तो उनकी डायरी लिखता हूँ, उनका पूरे डिटेल लिखता हूँ, और इसलिए मुझे डायरी चाहिए होती है। मेरे पास डायरियों के इतने ढेर हैं, रंग रंग के, हर बड़ी कंपनी के। अच्छा, कुछ लोग बहुत ही खूबसूरत डायरियाँ बनाते हैं, इतनी शानदार, एक एक लफ्ज़ उसका, और बड़ी कीमती होती हैं। कुछ के जो डिज़ाइन है, कुछ के सफ़े बहुत अच्छे होते हैं। एक डायरी मैंने काहिरा से ख़रीदी थी, वो ये थी। अच्छा, पहली दफ़ा मैंने वहाँ देखा कि एक वो कैरिकेचर सा था उसके टाइटल के अंदर फंसा हुआ, और ऐसा था जैसे वो मूव कर रहा हो। अच्छा, आज जब मैंने डायरी खोली तो उसके अंदर ना सिर्फ कायरा के सफ़र की बातें थी, बड़े बड़े मज़े के वाक़यात, सदर मुर्सी के जो स्पोक्समैन थे डॉक्टर महमूद गज़लान, उनसे मुलाकात, वहाँ के जो MPA या MNA उस ज़माने में थे, अख़वान वाले, उनसे मुलाकातें थी। डॉक्टर मुफीद थे, वज़ीर सेहत ये फ़लस्तीन के, उनसे मुलाकात, और क्या क्या उनसे बातें हुई, कहाँ में रहा डॉक्टर हसन, डॉक्टर यासीन, बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं। लेकिन आखिर में एक स्कॉटलैंड का एक नवाब की कहानी भी मैंने लिखी हुई है, 2 सफ़ों में है। जैसे मैंने पढ़ी होगी उसको मैंने अल्लटप फटाफट लिख लिया। अच्छा, इस वक्त मैंने पढ़ा तो मज़ा आ गया, आपको भी सुनाता हूँ। यानी जब भी आप अपनी डायरी लिखें तो उसमें सिर्फ सोना, उठना, जागना नहीं लिखना, हिसाब किताब नहीं लिखना। डायरी लिखने के कई फ़ायदे हैं, कई तरीके हैं। डायरी हमारे मामूलात में आती है, डायरी पे हम जो थिंग्स टू डू है वो कर लेते हैं, डायरी पे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स तय कर लेते हैं, डायरी पे हम जो काम करने वाले हैं उनकी प्रायोरिटाइज़ कर लेते हैं, डायरी पे हम यादों को महफूज कर लेते हैं, डायरी पे हम अपने इल्म को, यानी जो हमको इल्म ताज़ा ताज़ा मिलता है, हम वो भी इस पर करते हैं। इमाम इब्न जौज़ी को और बात कहते हैं, वो कहते हैं डायरी लिखा करो और डायरी के शुरू में अपनी 10 खूबियाँ और 10 ख़राबियाँ लिखो, तो फिर पूरे साल में उन खूबियों में हर माह इजाफ़ा करते जाओ और ख़राबियों में एक एक की कमी करते जाओ। आप सोचिए कि उसके फ़जीलतें और फ़ज़ाइल कितने। अच्छा, ये जो स्कॉटलैंड का नवाब था, एक रोज़ वो हुआ ये कि उसका बेटा गुम हो गया, छोटा सा बेटा था, और ढूंढते रहे, नहीं मिला। एक मज़दूर या देहाती दहकान वो जा रहा था, उसने एक दलदल में एक बच्चे को फंसे देखा। उसने इस बच्चे को निकाला, बड़ी मुश्किल से अपनी जान को ख़तरे में डाल के, तो जाके उसको नहलाया धुलाया, पानी से मट्टी ज़ाहिर उतारी, फिर जाके उनके वो घर दे के आया। तो वो जो नवाब था उसका वो बेटा था, उसने वो बच्चे को देख के जो उसकी खुशी हुई होगी, ज़ाहिर है वो तो बेचारे इतने परेशान थे, तो उसने उस दहकान से पूछा, उस किसान से पूछा कि मैं तुम्हारी क्या खिदमत करूं? तो उसने कहा कुछ भी नहीं, 2-3 दिन बाद मुझे मजदूरी मिल जाती है, मेरा काम चल जाता है, मेरा घर तो ठीक है। तो नवाब ने कहा तुम्हारे बच्चे भी हैं? उसने कहा हाँ, मेरा बच्चा भी इसी के बराबर का है। तो वो दहकान चला गया।
अगले रोज़ सुबह सुबह ये जो नवाब थे स्कॉटलैंड वाले, ये इस दहकान के घर के बाहर अपनी बग्गी में और नौकरों और लौ लश्कर के साथ पहुँचे, बेशुमार तोहफे तोहफ़ उनको दिए। किसान वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। दुनिया में जो ज़र्फ़ वाले लोग होते हैं वो अपने काम से या अपनी खूबसूरत सोच से तो पहचाने जाते हैं। आदमी बड़ा कब बनता है? अपने काम से ही बनता है ना। तो उसने, दहकान ने आकर उसका शुक्रिया अदा किया कि इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी, मैं तो इसके लिए नहीं गया था आपके पास। उसने कहा मेरे दिल में ख़्याल आया है कि तुमने मेरे बेटे को बचाया, अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे बेटे को अपने बेटे के साथ पढ़ाना चाहता हूँ। तो दहकान ने सोचा और उसे एक मजाक सा लगा होगा। उसने कहा ठीक है, आप अपना शौक़ पूरा कर लें। तो स्कॉटलैंड के उस नवाब ने, जिसका नाम मैंने अभी ढूंढा और वो था सर रॉन्डलॉफ, ये 1849 में पैदा हुए थे और 1895 में फौत हो गए, यानी तकरीबन 45 साल की उम्र। ये वाइस चांसलर भी रहे किसी यूनिवर्सिटी के, और ज़ाहिर है बहुत अमीर कबीर आदमी थे। हुआ ये कि जब इनके बच्चे, इनका बच्चा और दूसरा बच्चा दोनों पढ़ गए, तो दोनों ने इल्म हासिल किया, और जिस बच्चे को उन्होंने पढ़ाया वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बना, और जो उनका अपना बच्चा था वो सर विंस्टन चर्चिल बना। चर्चिल भी एक अदीब था, बरतानिया का वो 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना, जंग अज़ीम में उसने बहुत काम किया, उस जंग में बहुत से लोग मरे। चर्चिल को लोग और तरह से याद करेंगे, पर विंस्टन को, चर्चिल को बड़ा मोटा सा था, मोटा सा सर था, गंजा, वो एक ख़ास तरह का हैट पहनता था, उसको नोबेल अवार्ड भी मिला अदब का। लेकिन ये जो हमारे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब, इन्होंने, उस ज़माने में लोग इतने मरते थे वबाओं से, तो पेंसिलिन ईजाद की। पेंसिलिन ईजाद करने के बाद जब इनके पास लोग पहुँचे, कंपनी आके ये हमें दे दें, हम इसकी दवाई बनाते हैं और दुनिया भर में तकसीम करेंगे, तो पूछा तुम मुझे क्या दोगे? तो 2 कंपनियों ने जो उनको रॉयल्टी दी वो बेल्जियम और हॉलैंड के टोटल बजट से ज़्यादा थी। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, ये जो इल्म है ये मुझे खुदा ने दिया, इत्तेफाक से दिया, मैं ढूंढ रहा था कि लोगों को मरने से बचाऊं। कहा जाता है कि अब तक 50 मिलियन लोग हैं जो इस पेंसिलिन की वजह से ज़िंदा रहे और मौत से बच गए। तो ये उस डायरी के, मुझे तो ये बात याद भी नहीं थी, लेकिन अपनी ही डायरी ने मुझे ये चीज़ याद दिला दी। ये जो पेंसिलिन वाले साहब थे, उन्हें 1928 में ये पेंसिलिन ईजाद की और 1944 में इनको फिर नोबेल अवार्ड मिला। दोनों एक अच्छे इंसान के बेटे के तौर पे और उसके यूँ समझे लेपालक के तौर पे पढ़े, और अपने कामों से, अपने कारनामों से उन्होंने अपना नाम भी ज़िंदा रखा और मेरी डायरी में भी ज़िंदा रहे। तो आप भी आज अगर थोड़ा सा वक्त मिले शाम को, अपनी पुरानी डायरियाँ निकालिए। मैं कुछ डायरियाँ ऐसी भी लिखता रहा बीच में जिसमें मैं अपने ख्वाब लिखा करता था, और ख्वाबों में ज़ाहिर है जो हम शाम को सोचते हैं वो कभी थोड़ा प्योरीफाइड आता है, लेकिन बाद में जब उन ख्वाबों को पढ़ते हो तो बहुत मज़ा आता है। मैं अपनी भरी जवानी में जो ख्वाब बहुत रेगुलर देखता था, और यकीन माने ऐसा होता था कि मुझे फ़ील होता था आई एम लिविंग दैट ड्रीम, यानी मुझे कभी लगा ही नहीं था कि वो ड्रीम है। और वो जो होता था कि बड़ी सड़क है और मैं चलते चलते दाएं देखा बाएं देखा, जब कोई नहीं है तो मैं तेज़ भागता, और थोड़ी दूर भागने के बाद मैं उड़ने लग जाता, और फिर उड़ता हुआ वहीं जो मुख्तलिफ घर और बिल्डिंग्स उनके ऊपर से उड़ता उड़ता फिर बाकायदा धीरे से लैंड करता। मुझे लैंड करते हुए अपने कदमों की वो जो जुम्बश है, वो जो ज़मीन पे आके थमना, और वो जो उसके थोड़ा आपको जंप लगता है और हल्की सी आपके अंदर एक यानी जैसे ज़मीन की वापस आपको आती है उभार, वो वाली पूरी कैफियत जो थी वो मुझे महसूस होती। चूँकि मैं कभी लिखता होता था, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। जब काफ़ी बड़े हो गए और जॉब वॉब करने लग गए, किताबें लिखने लग गए और किताबें भी मशहूर होने लग गए, और फिर अल्लाह ने एजाज़ात और अवार्ड की भी लाइन लगा दी, तो उस ज़माने में मैंने पढ़ा है, ख्वाबों की किताब थी कि ख्वाबों की ताबीरें,
تو اس تعبیر کے مطابق یہ تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو عزت اور مرتبہ اور بلندی اور ظاہر و سر بلندی عطا کرتا ہے۔ اگر یہ چیز میرے پاس وہ لکھی ہوئی تھی تو مجھے یاد رہی۔ اسی طور پہ مجھے یاد ہے میری کچھ ڈائریوں میں، ایک زمانے میں ہمارے بڑے اچھے دوست ہوتے تھے ایس ایم ملک صاحب، صادق محمود ملک، انہوں نے میرا ہاتھ دیکھا 90s میں، اور دیکھ کر انہوں نے اس کے بارے میں سبز اور بلو اور گرین اور ریڈ سے لکھا مختلف آنے والے برسوں کا، اور وہ بھی میں نے اس میں نوٹ کیا ہوا۔ تو اور بہت سی چیزیں ہیں، کہیں کہیں آئیڈیاز ہیں، کہیں کوئی اشعار ہیں، کہیں کوئی اچھی چیز ہے۔ میرے ابا بہت اچھے اشعار فارسی کے نوٹ کیا کرتے تھے، انگریزی کے بہت اچھے جو ہوتے ہیں محاورے وہ نوٹ کیا کرتے تھے، مولانا روم کی چیزیں وہ نوٹ کرتے تھے، اور میں نے ان سے وہ ڈائری ان کی لے لی تھی۔ اور اسی طور پہ ان میں سے کچھ ڈائریاں شاید میری اولاد کے کام آئیں، کیونکہ بہت ساری جو پیشنٹ سے متعلق ہے وہ تو ان کو نہیں ملیں گی، لیکن جو میری اپنی ڈائریاں وہ ایک بڑا بنڈل ہے جو بھرا ہوا ہے، اور اب تو میں نے اس کو پیک کر کے رکھ دیا۔ جو ذاتی ڈائریاں تھیں شاید کسی موقع پہ میں ان کو ضائع کر دوں، کیونکہ اس میں بہت سی محبت کی ان کہی اور کہی داستانیں بھی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بندہ بعد میں اپنے ساتھ بھی بیان نہیں کرتا۔ لیکن یہ ڈائری لکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، اور انفیکٹ اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کرتے رہنا چاہیے۔ پھر کئی ساری چیزیں آپ اپنے ذات میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ضرور بتائیے اور انہیں ڈائری لے کے دیجیے، چاہے آج سے، کل سے، پرسوں سے، جب بھی شروع کریں تو آپ ٹارگٹ بھی دے سکتے ہیں دھیرے سے کہ اس سال کون سی خوبی ایڈ کرنی ہے، اس سال کون سی کمی اور کوتاہی کو کینچی سے کاٹنا ہے، منہا کرنا ہے ذات میں سے۔ سلامت رہیے۔ اس عید کا ایک یہ تحفہ یاد رکھیے گا، ممکن اس کا فائدہ کبھی ہو تو پھر مجھے ضرور بتائیے گا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔